Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं और आज के हमारे नेक्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन आप इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। हम स्टूडेंट इसको डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। स्टूडेंट, ये लॉ ये स्टेट करता है कि जो रेट है, द रेट ऑफ reaction of a substance is directly proportional to its concentration। यानी कि किसी भी एक रिएक्टेंट की जो रिएक्ट करने की सलाहियत है वो उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। और जो किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा लॉ है जो हमें किसी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बताएगा। इसकी मदद से हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके सामने एक रिएक्शन मौजूद है जिसमें रिएक्टेंट्स ए और बी हैं और ये प्रोडक्ट सी और डी में जा रहे हैं। इसका मतलब है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं ए और बी, और ये प्रोडक्ट सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट स्लाइड। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास रेट जो है वो दो तरह का हुआ करता है। स्टूडेंट, एक हमारे पास होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरा हमारे पास होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा से हम ये बात जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, while as the rate of the backward or the rate of the reverse reaction will be equal to the molar concentration of the product, that is C and D. And when students ये दो rates साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रहे हैं, यकीनन जब रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड जाना शुरू होगा, और एक वक्त आएगा जब ये रेट जो है या जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जब जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट गोल्डबर्ग एंड वेगे दे एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड द लॉ ऑफ मास एक्शन इन अबाउट 1870s। तो स्टूडेंट, इस लॉ में उन्होंने एक सिंपलेस्ट बात जो की वो ये थी कि जो रेशो है, किसकी रेशो, बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, आप ये बुक में भी ऐड कर सकते हैं, that the ratio of the concentration of the product and reactants remain constant, remain same, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट आप इस इक्वेशन को हम दो फॉर्म में, हमारी बुक में ये इक्वेशन मेंशन्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि हमारे पास A मोल्स ऑफ A है, फिर B मोल्स ऑफ B है, इस तरह इससे प्रोडक्ट C मोल्स ऑफ C बन रहे हैं और D मोल्स ऑफ D बन रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये सिनेरियो है। इस रिएक्शन के बारे में हम क्या बनाएंगे, बेसिकली हम इसकी सबसे पहले Kc की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे कि जो Kc है वो क्या होता है स्टूडेंट्स। Kc इज ऑलवेज द रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड टू द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम पहले प्रोडक्ट्स लेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है C एंड D, और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है A over B, और उनकी रेज्ड पावर देयर मोलर कंसंट्रेशन, देयर नंबर ऑफ मोल्स।
यानी C रेज़ टू पावर C आ गया, D रेज़ टू पावर D आ गया, इसी तरह A रेज़ टू पावर A आ गया और B रेज़ टू पावर B आ गया। तो स्टूडेंट्स Kc फिर क्या होगा? Kc एक रेशो होगी, वो दो चीजों के दरमियान, एक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और दूसरा रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। ये स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का, जिसमें Kc की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और Kc स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो हमें ये बताता है कि जो बेसिकली क्या है, एक रेशो है दो चीजों के दरमियान, रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने जो चीज स्लाइड आपके सामने मौजूद है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़े अच्छे अंदाज में आपने लर्न करनी है स्टूडेंट्स। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रखी हैं, आपने इसको नोट भी करना है और आपने इसको जो है वो अपने पास जो है वो सेव भी करना है। स्टूडेंट, ये स्लाइड हमें ये बता रही है, आप जरा तवज्जो से देखिए कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें A रिएक्टेंट है, आप देख सकते हैं, एक रिएक्टेंट B है और ये प्रोडक्ट C और D में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट, हमारे पास इन तमाम रिएक्टेंट्स की पावर में 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कंसंट्रेशन की पावर में जब 1 होगा तो जब हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे तो स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। यानी अगर ये A है, A की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 1, B है मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 1, और नीचे आ जाए फिर हमारे पास रिएक्टेंट की भी पावर 1 है, सब की मोल। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये पहली जो रिएक्शन है, ये पहली जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमें ये बताती है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, तब हमारे पास केमिकल रिएक्शन में उस केमिकल रिएक्शन की Kc के वैल्यू के कोई यूनिट्स नहीं होते, वो यूनिट लेस होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि Kc will have no unit when the number of moles of the reactant and number of moles of the products are equal to each other। तो अब आपके सामने एक और एग्जांपल हमारी स्लाइड में मौजूद है। ये एग्जांपल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं हमारे पास A रिएक्टेंट है और फिर एक रिएक्टेंट B है और वो प्रोडक्ट C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट, C में 1 मोल है, D का भी 1 मोल है, जबकि A के 1 मोल है, B के 2 मोल है। तो चलिए अब हम इसका Kc एक्सप्रेशन देखते हैं। यकीनन Kc जो है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हुआ करता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लेंगे। हमारे पास अब इसकी पावर में ऊपर दोनों की पावर में 1 है, फिर यहाँ भी ऊपर भी 1 है, नीचे A की पावर में 1 है, B की पावर में 2 है। इसका मतलब है नीचे जो एक्सपोनेंट्स हैं their power, the sum of the powers of exponent is 3 in denominator, जबकि ऊपर जो हमारे पास है वो उनका सम 1 + 1 2 है। इसका मतलब है 2 पावर यानी कि 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू से कट गई और बाकी नीचे हमारे पास एक कंसंट्रेशन की वैल्यू बाकी बची। इसका मतलब है नीचे बचा मोल पर डीएम क्यूब, 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब आप कह सकते हैं। जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो यकीनन वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पर मोल डीएम क्यूब या डीएम क्यूब पर मोल स्टूडेंट हमारे पास इसके यूनिट्स होंगे। इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 5 है, ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं। आपने इनके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं और आपने जो है वो उनके यूनिट्स फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके देखें अपनी रफ कॉपी पे कि क्या आपको ये Kc की वैल्यू के यूनिट्स कैलकुलेट करने आए हैं कि नहीं। अगर आप कर लेंगे यकीनन तो फिर इसका मतलब है ये बातें एग्जांपल्स आपको समझ आ गई हैं और ये बड़ी अच्छी तरीके से आपने लर्न कर ली हैं। इसी तरह कुछ और यूनिट्स मौजूद हैं हमारे पास, हम चलते हैं उनकी तरफ। ये मैंने इन एग्जाम्पल में से, हमारी बुक में कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उनमें से कुछ मैंने आपके सामने रखी हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो Kc है उसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली एग्जांपल को मेमोराइज कीजिए कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो फिर Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। यस, तो इस रिएक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये स्टूडेंट ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन की एग्जांपल आप देख रहे हैं। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, इसलिए मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 आ गया और नीचे हमारे पास पावर जो है वो 3 है, क्योंकि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड 2 मोल और ऑक्सीजन के
एक मोल मौजूद है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास फिर एक एग्जांपल जो मैंने पहले लिखी है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, यूनिट्स फाइंड करना और लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है, ये हमारा मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।